वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास और ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है जनसंख्या और नगरीकरण। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नगरीकरण। ठीक है, तो नगरीकरण क्या होता है और नगरीकरण किन किन चरणों में होता है, आज इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि नगरीकरण है क्या, क्या चीज़ होती है नगरीकरण। तो देखो भाइयों, अगर नगरीकरण की बात की जाए तो नगरीकरण का सामान्य सा मतलब है नगर बनने की प्रक्रिया, कि कोई नगर कब बनता है, कैसे वो बनेगा और नगर बनने के क्या क्या चरण होते हैं, इन सबको हम नगरीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः आकार, जनसंख्या संरचना व कार्य क्षेत्र में होता है। पूर्व में नगरीकरण को दजला फरात नदियों के मैदानी भाग से जोड़कर देखा गया है। दजला फरात ही क्यों? क्योंकि यहीं पर विश्व के जो प्रारंभिक नगर थे उनका जन्म हुआ, जिसका काल निर्धारण 5000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। इसी समय के आसपास आप देखोगे तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जन्म ले रही थी, जो कि मुख्य रूप से एक नगरीय सभ्यता थी। वहां पर नगर थे, गांव नहीं थे, शहर थे। आधुनिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास मुख्यतः औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास से रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में अगर हम देखेंगे तो नगरीकरण की स्टार्टिंग तब से होती है जब से औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति आने से बड़ी बड़ी मशीनें बनी, सारे काम मशीनों से होने लगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से बड़े बड़े शहरों में मशीनें लगने लगीं, कारखाने लगने लगे और लोग जो है काम की तलाश में गाँव को छोड़कर शहर आने लगे और शहर बसने लगे। कुछ शहर तो साथियों ऐसे हैं जो केवल मशीनों की वजह से ही बस गए। जैसे आप झारखंड में जाएंगे तो आपको मिलेगा टाटा नगर, तो वो टाटा जो स्टील फैक्ट्री है उसकी वजह से ही बस गया, बात समझ ना। या आपने सुना होगा जमशेदपुर। तो ये जो है ये जो शहर बसे हैं बेसिकली औद्योगिकीकरण के बाद ही बसे हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखो प्रत्येक देश के लिए नगरीय विश्लेषण के अपने अपने अलग अलग आधार हैं, यानी हर देश नगर के बनने के लिए अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं रखता है। जैसे डेनमार्क में कम से कम 250 लोग चाहिए आपको नगर बनाने के लिए, फ्रांस में 2000 लोग चाहिए, नीदरलैंड में 20,000 लोग चाहिए। ठीक है ना। ये नगर को सूचित करने के लिए, उसको अधिसूचित करने के लिए न्यूनतम संख्या है। ठीक है। हाँ, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में किसी अधिवास को नगर होने के लिए, यानी कोई अगर अपने आप को नगर होने का दावा करता है तो वहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000। ठीक है, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम एक किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, और इस एरिया में कम से कम 400 लोग रह रहे हो। ठीक है। हाँ, इतना ये होता है जनघनत्व। ठीक है, और 75% वयस्क जनसंख्या का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। यानी अगर भारत में किसी को नगर का दर्जा देना है तो बेसिकली 3 शर्तें हैं। पहली, कम से कम 5000 की आबादी। दूसरी, प्रति व्यक्ति जो जनघनत्व है वो कम से कम 400 होना चाहिए, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहें। और तीसरा, उस क्षेत्र की आबादी जिसको हम नगर घोषित करने जा रहे हैं उसकी 75% आबादी जो है खेती से दूसरे कार्य कर रही हो। ठीक है, खेती ना कर रही हो, खेती से अलग कार्यों में संलग्न हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम दर्जा दे सकते हैं कि वो जो है एक नगर क्षेत्र है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब देखो नगरीकरण को 3 अवस्थाओं में देखा जाता है, यानी जो नगरीकरण होता है ये 3 चरणों में होता है। पहली अवस्था क्या है? इस अवस्था में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता है, फलस्वरूप रेखा की तीव्रता कम होती है। इस अवस्था में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 25% तक होता है। ठीक है ना। जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकी देश इसके उदाहरण हैं। फिर है त्वरण अवस्था। इस अवस्था में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 75% होता है, यानी बहुत तेजी से नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है, लोग गांव को छोड़कर शहर में आ रहे हैं। इस अवस्था में यूरोप व दक्षिण एशिया के देश आते हैं। फिर आती है अंतिम अवस्था। इस अवस्था में रेखा तीव्रता समाप्त होने लगती है क्योंकि नगरीय संतृप्तता की स्थिति में आ जाती है। यानी देखिए, नगर का भी अपना एक कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वो उसको बियर नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं तीसरी अवस्था। जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस आदि के जो देश हैं, यहाँ पर जो नगर हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ये है जनसंख्या का परसेंटेज और ये है इसके चरण। यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है, फिर अचानक से क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ और तेजी से ऊपर चली गई।
उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि संतृप्त हो गया, और यहाँ से अब सिंपल आगे बढ़ती रहेगी। यानी एक लेवल पे जनसंख्या का स्तर इतना हो जाएगा कि उससे ज़्यादा नगर उसको झेल नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं नगर विकास की अवस्थाएं। लेविस मम्फोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चरल ऑफ सिटीज़ 1938 में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया। यानी नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं हैं। जैसे पहला है पूर्व नगर। यह नगर के विकास की प्राथमिक अवस्था है। इसमें नगर की आकारिकी का विकास नहीं होता, यानी जितना है उतना ही रहेगा, नगर बड़ा नहीं होगा। फिर है सभ्य नगर। इस अवस्था में नगर की आकारिकी का विकास होता है तथा कार्यों का विशेषीकरण होने लगता है। यानी एक तो साइज बढ़ेगा शहर का, दूसरा वो शहर किसी स्पेशल चीज़ के लिए जाना जाएगा। जैसे हम आगरा की बात करें तो आगरा मेनली 2 चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है, पहला तो चमड़ा उसके लिए तो है ही, दूसरा आगरा में, अगर आप शायद हो सकता है ये पॉइंट आपको ना पता हो, लेकिन आगरा में डॉक्टरों की इतनी बड़ी मंडी है कि आपको सारा इलाज आगरा में मिल जाएगा। डॉक्टरों के पूरा मार्केट है आगरा में। तो इसमें क्या होता है, वो शहर जो है विशेष चीज़ के लिए जाना जाने लगता है। ठीक है, जैसे अलीगढ़ काय के लिए फेमस है, तालों के लिए फेमस है। ठीक है ना, एटा काय के लिए फेमस है, अपने घुंघरू के लिए फेमस है, या बेसिकली जो पीतल की घंटियाँ बनती हैं उनके लिए फेमस है। कासगंज काय के लिए फेमस है, सोन पापड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, हाँ, और वैसे अगर आप देखोगे तो ओडीओपी में जो कासगंज फेमस है वो जरी जरदोजी के लिए फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। महानगर क्या होते हैं, इस अवस्था में नगर का आकार लगातार बढ़ता रहता है तथा उसके अंदर उपनगर विकसित हो जाते हैं। यानी इतना बड़ा हो जाता है वो कि उसके अंदर छोटे छोटे शहर बन जाते हैं। जैसे अब दिल्ली में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, है ना, गाजियाबाद में जाएंगे, नोएडा में जाएंगे, तो यहाँ पे सेक्टर बने हुए हैं। वो सेक्टर अपने आप में एक छोटा सा शहर है। ठीक है, और तीसरा होते हैं विकसित नगर। जब बड़े बड़े नगर के पृष्ठ क्षेत्र भी नगरीकृत होने लगते हैं तथा संपूर्ण प्रदेश में नगरीय संस्कृति का विकास होने लगता है तो उन्हें कहते हैं विकसित नगर। ठीक है, आगे देखो जरा। विश्व के 3 मेगापोलिस शहर, यानी यहाँ की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। देखो जरा कौन कौन से हैं भैया, ये हैं टोक्यो, ठीक है, बॉस्टन और रॉटरडैम। ठीक है, इतना ही याद रखना। ठीक, जैसे आगे इसमें हासोन्मुख नगर, यानी ऐसे नगर जो अपने हास की तरफ है, अपने पतन की तरफ है। इस अवस्था में बड़े नगर के पार्श्व का पतन आरंभ हो जाता है। जैसे लंदन, पेरिस, ये एक ज़माने में बड़े थे, अब धीरे धीरे ये जो है कम हो रहे हैं, यहाँ से आबादी कम हो रही है। और छठे होते हैं नष्टप्राय नगर। इस अवस्था के नगर इतिहास के पन्नों तक सीमित है। इनके केवल अवशेष मात्र हैं, जैसे वैशाली है, कन्नौज है, हम्पी है। विकासशील देशों के बड़े नगरों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है। आवासीय मकानों की कमी के कारण मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है, यानी झुग्गी झोपड़ी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नवीन रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कराची में स्थित औरंगी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती है। ऐसी एक बस्ती हमारे यहाँ भी है। कहाँ पर है, मुंबई में, जिसका नाम है धारावी। तो वहाँ पर भी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लोग बेचारे गरीब हैं, काम की तलाश में बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ काम तो मिल जाता है छोटा मोटा, लेकिन वहाँ घर थोड़ी बनवा लेंगे, घर तो बहुत महंगे हैं, वहाँ पे फ्लैट बहुत महंगे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शहर के किसी गंदे इलाके में जहाँ पे नाले वगैरह होते हैं, उन्हीं के किनारे अपने जो है अवैध रूप से घर बना लेते हैं। ठीक है, टीन वीन डाल करके उसी में रहते हैं बेचारे, और बहुत ही गंदा जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी नहीं होती हैं ना, रोटी कपड़ा मकान भी इनके पास अच्छे से नहीं होता, ना पीने के लिए प्रॉपर पानी होता है। तो इस प्रकार की बस्तियों को कहा जाता है मलिन बस्तियाँ, जिनकी संख्या महानगरों में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS 2024 के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं BEO परीक्षा के लिए, या फिर RO के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके इन परीक्षाओं में एक सीट अपनी पक्की कीजिए। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।